हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमने अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए सोचा है तो हम उसके लिए काम करेंगे और हम उसको छू भी लेंगे। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचिए। ऊंचा सोचेंगे तो आपके रास्ते भी अच्छे होंगे और आप ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं यूथ प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, सबको पता है, जो पुराने हैं उनको भी पता है, जो नए हैं उनको भी पता है। और अगर आप आज ही इसको देख रहे हैं तो आप यूथ प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। 40 नंबर है, इसके पहले का आपको जो है प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आप वहाँ पर जाके, वहाँ पर मैं कुछ वॉइस नोट भी डालती हूँ तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आप वॉइस नोट पा जाएंगे, टेलीग्राम पर ही आप क्वेश्चंस भी पा जाएंगे। कोई भी आपको क्वेरीज हो जो मेरे थ्रू आप हल करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, जो कि मैं कोई भी मेरे पास कोई क्वेश्चन भेजता है तो मैं उसके आंसर ज़रूर करती हूँ। तो उसके लिए आपको यही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देने हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन है आपके पास, 3 4 5 6, तो आप टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है। ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन होंगे तो संडे को मैं क्वेश्चन उसको इकट्ठा करके सॉल्व करवा दूँगी। तो आपको पता है कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो पुराने लोग हैं वो लोग तो लाइक कर देते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे लोग हैं। जो नए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। उन लोग को भी क्या करना है, उन लोग को भी अपने आप को एक स्टेप और अच्छा बनाना है लाइक करके। चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोग का आज का चैप्टर है वस्त्र विज्ञान में रेशम। ठीक है। हम लोगों ने कल क्या किया था? परसों हम लोगों ने ऊल किया था। ऊल मतलब ऊन। ठीक है, हम लोगों ने ऊन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे आपका रेशम। रेशम की सारी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चन है 41 या 45 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। मतलब कि रेशम का कौन सा गुण है? भौतिक, भौतिक मतलब जो उसके अंदर विद्यमान गुण है। भौतिक मतलब नए गुण है, या आप उसको बनाने की बात की प्रक्रिया करें, वो बनाने के बाद की प्रक्रिया हो रही। भौतिक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जब हम लोग थोड़ा सा रासायनिक या थोड़ा सा नई विधि कर दें, या जैसे आपको जो है मान लीजिए रेशम ऐसे कोकून में मिल रहा है, तो वो भौतिक गुण नहीं है, कोकून प्राकृतिक गुण है। जब उस कोकून को हम लोग किसी भी तरीके से अपनाते हैं, बनाते हैं, तो वो भौतिक गुण आ जाता है। उसमें रसायन मिला जाते हैं तो रासायनिक गुण आ जाता है। तो भौतिक गुण क्या है रेशम के? रेशम के भौतिक गुण है क्या? चिकना सूत्र है, या आपका संयत दीर्घीकरण है, उच्च सघनता है, दोबारा कम नमी पाना है। कहने का मतलब चिकना सूत्र एकदम प्लेन सूत्र है उसका। ठीक है। संयत दीर्घीकरण मतलब कि वो एक जो है फोर्स में, एक ही पार्ट में बहुत लंबा है। उच्च सघनता मतलब बहुत ही घना सूत है वो। दोबारा कम पानी पीना, पाना मतलब पीना, मतलब कि एक बार वो सूख लिया है पानी और उसके बाद सूख गया है, फिर दोबारा जब वो पानी चूसता है, सोखता है, तो वो कम सूखेगा, ऐसा। तो रेशम का सूत जब बनता है तो बहुत चिकना होता है ना। इसके बाद उसमें हम लोग फिनिशिंग करते हैं, तो फिनिशिंग करने के बाद उसके चमक को क्या करते हैं? लो करते हैं। तो पहला तो ये इसका हो गया। दूसरा संयत दीर्घीकरण। तो जितने भी प्राकृतिक रेशे में एक रेशम ही ऐसा रेशा है जो बहुत लंबा होता है, जिसको हम लोग किसमें? फिलामेंट में नापते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। उच्च सघनता मतलब कि ये भारी बुनावट में होता है, तो ये तो बुनावट के ऊपर डिपेंड करता है। बुनावट कैसी होगी? यहाँ पर भौतिक गुण की बात कर रही है, कपड़े की भौतिक गुण की नहीं बात करी, रेशम के रेशे की भौतिक गुण की बात कर रही हैं। दोबारा कम नमी पाना या पीना। तो जब एक बार कोई भी, मतलब मान लीजिए कॉटन है, कॉटन नए पर पानी कम पीता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिवाइव या उसमें गोंद, स्टार्च, ये सारी चीज़ें कपड़े में लगी होती हैं, क्योंकि उस पर कड़ा किया रहता है।
जब आप कॉटन को अच्छे से पहनते हैं और 2-3 बार धुलते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वो काफ़ी पानी सोखने लगता है। उसी तरह से रेशम भी है। जब रेशम आता है खरीद के और जब उसको हम लोग किसी भी कारणवश भीग जाता है, उतना ही पानी सोखता है जितना पहले सोखता है, सूत हो या रेशम हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोआ या कोकून, कोकून को कोआ ऐसे ही होता है ना, कोआ ऐसे ही होता है, कोकून ऐसे ऐसे उसमें धागा लपेटा होता है। कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब कि कोकून है और कोकून को हम लोग धागे में कन्वर्ट करते हैं। उसको मतलब ऐसे धागे में कन्वर्ट करते हैं जो धागे कपड़े बीनने के लिए तैयार होते हैं, उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्या है, कताई है, गोंद छुड़ाना यानी डिगमिंग है, थ्रोइंग है, भारण है यानी कि वेटिंग है। ठीक है, और छटाई करना यानी कि सॉर्टिंग है, रील बनाना यानी कि रीलिंग है। क्या है, तो सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले क्या जाता है, सॉर्टिंग की जाती, छटाई की जाती, सॉर्टिंग की जाती। सबसे पहले क्या सॉर्टिंग की जाती है, सॉर्टिंग ये की जाती है कि कौन सा कोकून तैयार है, कौन सा कोकून फट गया है, कौन सा कोकून छोटा है, कौन सा कोकून बड़ा है, कौन सा कोकून मरा हुआ है बच्चा कीड़ा उसमें, कौन सा कोकून जिंदा है। ये सारी चीज़ें करनी जाती हैं, क्या छटाई की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, छटाई करने के बाद रील बनाना। अब जो धागे मिले थे कोकून से ही, जो कोकून से ही धागे मिले थे उसी को लपेट लेना, उसको रील कर लेना। जो धागे कोकून से ही मिले थे उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, रील कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में थ्रोइंग। थ्रोइंग मतलब कि रील कर, जब रील हम लोग वो किए हैं, बनाए हैं, मतलब इसको लपेटे हैं, किसी भी चीज़ में लपेट लिए हैं, अब इसको छुड़ाएंगे ताकि कोई और काम हो सके। ठीक है, तो छुड़ाएंगे, फैलाएंगे, किसके लिए, कताई के लिए। बीच में 1-2 परिसज्जा और है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ वही देख रहे हैं हम लोग। फिर उसको क्या करेंगे, थ्रोइंग करेंगे, छुड़ाएंगे। ठीक है, छुड़ाएंगे कताई के लिए, भाई छुड़ाना तो पड़ेगा ही ना उसको, तभी तो हम लोग उसके आगे की प्रोसीजर को करेंगे। तो क्या हो जाएगा, थ्रोइंग हो जाए। थ्रोइंग मतलब छोड़ देना, फैला देना, फेंक देना। तो उस धागे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फैला देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, थ्रोइंग करने के बाद में कताई। अब उस रेशों की क्या करेंगे, कताई करेंगे। कताई करने का मतलब क्या है कि जो है उन रेशों को हम लोग उस रेशे से क्या करेंगे, कताई करेंगे, तभी कपड़े बनेंगे। कपड़े बनने मतलब रेशे जब बन जाते हैं ना, तब उसके बाद डिगमिंग की प्रक्रिया होती। क्यों, पहले रेशों को हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, कताई करके उसके रेशे को तैयार कर लेते हैं। रेशम के किसी भी धागे को, किसी भी चीज़ों को, आपके कॉटन ले लो आप, कोई भी ले लो, तो इसकी कताई कर देंगे। कताई करने का मतलब क्या होता है, कटाई दूसरी चीज़ है, कताई मतलब उसको जो है ऐंठ वैंठ कर उसको बढ़िया सा बना देना। तो इसकी कताई करेंगे रेशम की। ठीक है, रेशम की क्या करेंगे, कताई करेंगे। कताई करने के बाद में उसकी आगे 2-3 प्रोसीजर और है, तब उसके बाद क्या करेंगे, डिगमिंग करेंगे। डिगमिंग मतलब क्या करेंगे, उसके गोंद को छुड़ाएंगे। गोंद को छुड़ाने के लिए अपमार्जक का भी उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे कुछ चीज़ों का और भी बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट से नॉर्मल से जो है आपके सोप होते हैं, उनका भी उपयोग कर लेते हैं। तो नए नए तरीके आ गए हैं मार्केट में, और उनके सारे स्टार्च को क्या करते हैं, छुड़ा देते। जितने भी उसमें गोंद लगे होते हैं ना, सेरेसिन गोंद है, वो जितने उस पर जो है गोंद होते हैं, उनको सब लोग क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। ठीक है, उसको गोंद को क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। डिगमिंग प्रक्रिया करेंगे। डिगमिंग प्रक्रिया करने के बाद में जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, कपड़े सपड़े बन जाएंगे, तब जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब जो है क्या हो जाएगा, कपड़े तैयार होने की परिस्थिति आ जाएगी सूत में। अब क्या करेंगे, तो कुछ चीज़ों को, कुछ कपड़ों को हम पहले से, और कुछ चीज़ों कपड़ों को कपड़े बनने के बाद वेटिंग प्रक्रिया करते हैं। लेकिन अधिकतर क्या करते हैं हम लोग, कपड़े बनने के पहले जो रेशे तैयार हो जाते हैं उसमें थोड़ी सी वेटिंग प्रक्रिया कर देते हैं। लेकिन किसी किसी में कपड़े बनने के बाद भी वेटिंग प्रक्रिया करते हैं। लेकिन क्या है, गोंद हटाने के बाद ही वेटिंग प्रक्रिया की जाती है।
भारण मतलब बेटिंग, बेटिंग मतलब वजन बढ़ाना। वो तो इतना हल्का हो जाता है गोद छोड़ने, फाइब्रिन सेरेसिन गोद जो होते हैं उनको जब आप छुड़ा देते हो तो वो इतना हल्का हो जाता है, कपड़े बनना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद उसे वेटिंग प्रक्रिया की जाती है, फिनिशिंग जो है उसमें डाली जाती है। ठीक है, तो वेटिंग प्रक्रिया की जाती है। आपके ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर आ जाएंगे EFCABD। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या फिलामेंट, कोर्स, ड्यूपियन, नाइल किसे कहते हैं? कपास को, लिलन को, ऊन को, रेशम को। तो फिलामेंट रेशम को, कोर्स रेशम को, ड्यूपियन रेशम को, नाइल रेशम को ही कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें रेशम को ही बोलते हैं। अच्छा, नाइल आप पर्टिकुलर सिर्फ रेशम, अगर सिर्फ नाइल होता तो आप रेशम के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ नाइल होता तो रेशम के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, तब फिर आपको जो है वो अलग रेशे में चला जाता। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें और है, फिर नाइल है। तो सबसे बड़ी बात ये फिलामेंट है तो रेशम के लिए आ गया, और कोर्स है रेशम के, डूपियन रेशम के लिए आएगा, तो नाइल जाहिर सी बात है इसी के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, कहने का मतलब रेशम की खेती को क्या कहते हैं, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशम पालन को क्या कहते हैं, इसको रेशम उद्योग को क्या कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एक ही आंसर बनेगा, एग्रीकल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर और कॉलोनी कल्चर। ठीक है, तो आपका जो पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, कॉलोनी कल्चर ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और सेरीकल्चर जो है रेशम पालने की चीज़ें हैं। ठीक है, पीसी कल्चर मतलब सबको पता है मत्स्य पालन, पीसी कल्चर आता है। कॉलोनी कल्चर, कॉलोनी जहाँ पर कॉलोनी छोटे छोटे मतलब 2 BHK 1 BHK ऐसे घर बनते हैं और ढेर सारे घर बनते हैं, वो भी एक आपका उद्योग ही है। घर बनाकर लखनऊ में, दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, नोएडा में ऐसी सब जगह हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर आप मुझे बताएंगे और इसका आंसर मैं कल दूंगी कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है। बहुत आसान सा है, जितने लोगों को ने सीटेट दिया है, जितने लोगों ने इसके पहले दिया, सब लोगों ने ये पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर मुझे आप लोग बताएंगे, आज का क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, ठीक है, फेरेटिन, फाइब्राइन मतलब फाइब्रिन जिसको बोलते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वो फाइब्रिन होता है। जो रेशम होता है ना, रेशम में फाइब्रिन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है। और सेरेसिन जो होता है, सेरेसिन ये क्या होता है, ये गोंद होता है। ठीक है, चलिए अगर कहीं गोंद पूछता है तो गोंद ये, और प्रोटीन पूछता है प्रोटीन ये भी बहुत गाढ़ा प्रोटीन होता है। प्रोटीन का बना रेशम होता है, जैसे ऊन केराटिन से बना होता है, नाखून केराटिन प्रोटीन से बना होता है, वैसे ही रेशम आपका किससे, फाइब्रोजिन या फाइब्रिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग लिख दिया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग में लाई जाती है? कार्बोनाइजिंग, सल्फराइजिंग, टेंटरिंग, वेटिंग। तो आप सब लोग को पता है कि कार्बोनाइजिंग किस में, हम लोग जब कॉटन पढ़ रहे थे तो बार बार हम लोग ये प्रक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है, और ऊन में भी कहीं कहीं ये प्रक्रिया लागू हो रही थी, कहीं कहीं कॉटन में और कहीं की ऊन में भी कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया लागू हो रही थी। कहीं कहीं नहीं, अधिकतर जगह कार्बोनाइजिंग क्या कहते हैं कॉटन में नहीं है, बहुत ऐसे रेयरली है। बहुत मतलब मैं एक कोई बुक थी उसमें मैंने पढ़ा था कि जब बहुत गंदी जगह कहीं आपकी वो रुई रख दी जाती है, उसके बाद अगर कपड़ा उस पर बनने का तैयार होता है तो उस रुई में थोड़ा सा जो है कुछ ऐसे केमिकल डाल के उसको साफ़ करना पड़ता है ताकि कपड़े साफ़ बने, अन्यथा वो पीले ही रह जाएंगे, साफ़ नहीं होंगे। तो ये लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ये लिखा वाला चीज़ है ही नहीं। लेकिन आपका जो ऊन है उसमें कार्बोनाइजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार
ऊन को साफ आप कर दिया जाता है। लेकिन जब कपड़े बनाने की प्रक्रिया की जाती है ना, जब सूत बनाने की प्रक्रिया की जाती है, कताई उताई करने की प्रक्रिया की जाती है, तो उसके पहले कार्बोनाइजिंग की जाती है। कार्बोनाइजिंग करने का मतलब जो थोड़ा बहुत भी तेल और उसमें लगा हुआ है, गंदगी मैल जो जरा सी भी लगी हुई है, वो भी केमिकल के माध्यम से एकदम साफ करके तब आपके स्वेटर, शॉल और जितने भी ऊनी चीज़ हैं, ऊल वगैरह के जो भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें बनाई थी। तो और सनफ्राइजिंग आपको मैंने बताया था। मर्सराइजिंग, सनफ्राइजिंग। मर्सराइजिंग का मतलब क्या होता है? कपड़े की सतह को चिकना करना। ठीक है, कपड़े में जो गंदे रोए निकले होते हैं, उन रोए को बराबर जलाकर उसमें जो सिलवट पड़ी रहती है, उन सिलवट को सही करना क्या हो जाता है? मर्सराइजिंग। और सनफ्राइजिंग क्या होता है? जब कपड़े की हम लोग टेंटरिंग करते हैं ना, कपड़े खींच देते हैं, चारों तरफ से बराबर कर देते हैं। खींचने के बाद जो कपड़े को बराबर करने की प्रक्रिया होती है, वो क्या हो जाती है? सनफ्राइजिंग हो जाती है। ठीक है, उनके लाइन को सेट करना, लाइन बराबर होना। और टेंटरिंग क्या होता है? अभी को मैंने तुरंत बोला कि कपड़े को खींच देना और खींचने के बाद कपड़े को चारों किनारों को बराबर कर देना, वो हो जाता है टेंटरिंग। यानी कि आपके जो कॉट उसमें रेशम में प्रयोग किया था वेटिंग, रेशम का जब गोंद छुड़ा दिया जाता है तो क्या होता है? वेटिंग प्रक्रिया की जाती है उस पर, क्योंकि वो कपड़ा बहुत हल्का हो गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है किससे द्वारा? अवशोषक विधि द्वारा, घोलक द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अवशोषक विधि द्वारा ही छुड़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रेशम को अधिकतर सूखी धुलाई की जाती है। हम लोग के पास साड़ियाँ होती हैं, सारे कपड़े हम लोग इजी में धुल लेते हैं और उसमें हम लोग जो है कंफर्ट वगैरह डाल देते हैं। लेकिन रेशम की जो साड़ी होती है, जितने लोग पहनते होंगे साड़ी या सूट कोई भी, तो हम लोग उसको ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, क्योंकि घर पे भी नहीं धुल सकते उसको हम लोग। क्यों? क्योंकि जो उसमें गंदगी होगी अवशोषक विधि द्वारा निकाल देंगे, उसको गीला नहीं करेंगे। अधिकतर क्या होता है ना, कलर भी छूटता है रेशम का, अधिकतर कलर भी छूटता है रेशम का। नहीं तो रेशम के कपड़े पर रेशम के ही धागे से कढ़ाई होती है तो धागा कटने का डर रहता है। प्लेन रेशम है तो उसका जो है कलर फेड होने का डर रहता है। ऐसे सारी प्रक्रिया में तो रासायनिक विधि द्वारा बिल्कुल रेशम को धुलना ही नहीं, घोलक विधि द्वारा तो बिल्कुल नहीं धुलना, बिल्कुल कान पकड़ लीजिए, अवशोषक विधि द्वारा धुलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशम का कीड़ा जो होता है वो सबसे निष्क्रिय अवस्था में होता है। किसमें? प्यूपा में, लार्वा में, कोकून में या कीड़ा। ठीक है, तो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो आपका क्या होता है? कीड़ा जो होता है वो कीड़ा बनाता है सबको, और कीड़ा ही जो है आपका रेशम बनाता है, सबको पता है। लेकिन जब वो कोकून बनाता है ना, जब वो कोकून एट के आकार में अपने जो है उसके नाक के पास दो छेद होते हैं, जो उसकी नाक होती है उसके पास दो छेद होते हैं, इन छेदों से जब वो रस निकाल के कोकून बना रहा होता है ना, वो ऐसे एट के आकार में ऐसे ऐसे बनाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये वो इस आकार में जो कोकून बना रहा होता है ना, उस समय ये बहुत ही निष्क्रिय अवस्था में जाता है, बहुत निष्क्रिय अवस्था में। कोई मारना चाहे तो मार दे, क्योंकि एक्टिव ही नहीं रहता है। तो सबसे निष्क्रिय अवस्था उसकी यही रहती, किसकी? कोकून की। ठीक है, प्यूपा हो गया, लार्वा हो गया, कीड़ा हो गया, इन सब टाइम में कोई मारता नहीं, क्योंकि रेशम को पाला ही इसीलिए है। लेकिन जब ये अवस्था कर रहा होता है तो सबसे निष्क्रिय अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र। झीना मतलब बहुत हल्का वस्त्र, बिल्कुल एकदम से, मतलब ऐसे शिफॉन का सबके पास होगा कपड़ा, भी मैं ऐसे नहीं पढ़ाती वरना मैं आपको दिखा देती। शिफॉन की साड़ी आप देखो ना, इतनी हल्की लगती है कि आपको उसमें बॉर्डर लगवा, अगर प्लेन प्योर आप शिफॉन साड़ी ले लो तो उसमें बॉर्डर लगवाना पड़ता है। मैंने 3-4 साड़ियाँ खरीदी थी तो मैंने उसमें बॉर्डर लगवाया है खुद से, क्योंकि इतनी हल्की थी वो, इतनी हल्की थी कि जब फाल भी लगाने के बाद भी वो अजीब सी फीलिंग आती थी। ठीक है, इतनी हल्की होती है। तो झीना मतलब क्या होता है? बिल्कुल हल्का हल्का वस्त्र। रेशम है, शिफॉन है, कंप्लेट है, चिनोन है। तो रेशम अथवा रियान का जो सबसे झीना वस्त्र होता है वो शिफॉन होता है। बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, आप पहन लो तो आपके शरीर पे कुछ पता नहीं चलता। हाँ, बाद में आप बॉर्डर वॉर्डर लगवा कर उसको मोटा कर लो तो जो है वो अच्छा कपड़ा बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेशम एक रेशा तंतु हो। कैसा रेशा? सेलुलोज, कॉटन। सेलुलोज किससे बनता है? कॉटन। खनिज युक्त एस्बेस्टस, या आपके जो खनिज तंतु बनते हैं। धातु युक्त खनिज और धातु, वही जिससे कढ़ाई वगैरह होती है। प्रोटीन आपका होता है रेशा, प्रोटीन ही आपका होता है ऊन, प्रोटीन ही आपका होता है बाल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं क्या है। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक होता है, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब होता है कि जो आपको गर्मी के मौसम में पहनने पर ठंडी का एहसास दे, ठंडी के मौसम में पहनने पर गर्मी का एहसास दे। फिलहाल कॉटन कोई गर्मी के मौसम में नहीं पहनता है, ठंडी के ही मौसम में ठंडी के मौसम में नहीं पहनता है, गर्मी के ही मौसम में पहनता है। तो गर्मी के मौसम में कॉटन क्यों पहना जाता है? क्योंकि जब आपको पसीना होता है ना, तो पसीना कॉटन सोखता है, कॉटन सोखता है, उसके बाद जब हवा आती है तो वो अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि कॉटन की बुनाई ही इस प्रकार से होती है, तो वो ठंडा फील होता है। इसलिए बोलते हैं गर्मी में कॉटन पहनना चाहिए। एक तो पसीना सोखता है, लेकिन जब आपका रेशम होता है ना, बिल्कुल पसीना नहीं सोखता है। इनफैक्ट वो और कॉम्पैक्ट कर देता है, बिल्कुल से पैक्ड कर देता है उसको, आपके कपड़ों को, और इसके बाद वो चिपक जाता है शरीर में। इतनी उलझन मस्ती ना, गर्मी में कभी सूट या साड़ी पहन के देखो ना, तो इतनी उलझन मस्ती मन करता कब घर पहुंचूं, कब इसको मैं खोल के हटाऊं और अपना दूसरा साड़ी या सूट या कुछ भी पहनूं मैं। तो ये हाल होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, नायलॉन तो उफ बिल्कुल नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। ऊन तो मतलब अभी तुम लोग ऊन पहन रहे हैं, अभी ख़त्म ही हो गया एक हफ्ते से, तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, नायलॉन, कपास, रेशम, ऊन। तो जो नायलॉन है ये बहुत कम पानी सोखता है, कपास आपका 7 से 8%, ऊन आपका 30%, रेशम आपका, मैं इसमें बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ बुक के माध्यम से, क्योंकि बुक में कहीं 30% दिया है तो कहीं कुछ दिया हुआ, कहीं 10% दिया हुआ है, ठीक है। और नायलॉन तो बहुत ही गंदा पानी सोखता, मतलब पानी नहीं सोखता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। रेशम के रेशों में 16 कड़ियाँ भी होती हैं। 16 कड़ियाँ का मतलब क्या होता है, ये 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 ये। तो पहली बात तो रेशम लचीला नहीं होता, ऊन तो मतलब माइंड ब्लोइंग लचीला होता है, टू मच वाला। और रेशम के रेशों में 16 कड़ियाँ भी नहीं होती हैं, 16 कड़ियाँ नहीं होती हैं। ये लार से बना हुआ होता है, तो लार से में कड़ियों की क्या ज़रूरत है, कड़ियों को तो कपास की ज़रूरत होती है, इसको क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। या आपके उसको रेशम को ज़रूरत, उसको ऊन को ज़रूरत हो सकती है, आपके नायलॉन को। इनफैक्ट आपकी जितने भी रासायनिक रेशे हैं उन्हीं को 16 कड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। उनके जब जो है तंतों, उसके तत्वों को मिलाया जाता है, प्लास्टिक के आपस में मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रेशम में बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपके ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। ये सही है बिल्कुल नहीं, ये गलत, ये गलत, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशे बाल के जलने की बदबू आती है। किस रेशे से बाल के जलने की बदबू आती है? फ्लैक्स से, नायलॉन से, रेयॉन से, प्रोटीन से। तो फ्लैक्स से, लिलन से आपको ऐसे ही जैसे कागज़ जलता है ना, ऐसी खुशबू आती है। नायलॉन से जैसे प्लास्टिक जलता है ऐसी। रेयॉन से आपके प्लास्टिक और कागज़ की मिली जुली खुशबू आती है। अधिकतर ये आपको लगता है कागज़ की ही तरह जलने का कहीं कहीं, क्योंकि इसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है। प्रोटीन वाले रेशे से जैसे आपके बाल जलते हैं ना, बदबू आती है, उसी तरह से अगर आपके प्रोटीन वाले, चाहे वो ऊन जलाएंगे प्योर और चाहे रेशम जलाएंगे, एक ही जैसी खुशबू आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। जंगली रेशम अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो संवर्धित रेशम के अलग दिखेगा। सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। तो अगर जंगली रेशम देखा जाएगा तो बिल्कुल अलग दिखेगा। जंगली रेशम उतना महीन नहीं होता जितना महीन असली रेशम होता है। जंगली रेशम में उतनी फाइन क्लियरिटी नहीं होती जितनी आपके ये वाले रेशम में होती है, ओरिजिनल रेशम में, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक मतलब समझते हैं ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि गर्मी में अगर आप पहन लेते हैं तो गर्म ही लगता है, और ठंडी में पहन लेते हैं तो ठंडक ही लगती है, ठीक है। तो रेशम को हम लोग कब पहनते हैं? हम लोग रेशम को हम लोग कब पहनते हैं? ठंडियों में। अच्छा देखिए, अभी मैंने बोला ना कॉटन में गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन गर्मियों में पहनते, सर्दियों में नहीं पहनते। बैड कंडक्टर ऑफ हीट
सर्दियों में पहनते हैं, गर्मियों में नहीं पहनते, क्योंकि ये क्या होता है ना, इनके इतने कॉम्पैक्ट रेसे होते हैं, इतने जो है सघन रेसे होते हैं, इतने एक में इकट्ठा रेसे बुनाई की जाती है, ताने बाने को इतना कस के बांध दिया जाता है आपस में कि इनसे क्या होता है, हवा अंदर बाहर नहीं जाती है, इसलिए इनको सर्दियों में पहनने को रखा जाता है। कॉटन के ऐसी बुनाई होती है कि इससे हवा अंदर बाहर जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब कॉटन को एक दो बार धुल दिया जाता है ना, तो अपने आप से ये थोड़ा सा फैल जाता है, इसलिए और बढ़िया हो जाता है। बोलते हैं पुराना कपड़ा कॉटन का पहनो गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, सूत आपका क्या है, गुड है, लिनन क्या है, गुड है, रेयान क्या है, ओके ओके है। ओके ओके मतलब पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो, ओके ओके। अगर आप कंफर्टेबल थोड़ा सा गर्म अगर झेल सकते हो तो ओके ओके है, लेकिन रेशम नहीं पहन सकते, रेशम में बड़ी चिपचिप वाली गर्मी लगती है। अत्यधिक हल्का रेशा है रेशम, एक्रिलिक, टेरिलीन और पॉलीप्रोपिलीन। ये जो तीनों रेसे हैं ना, ये तीनों रेसे बनावटी रेसे, ये तीनों भारी हैं। नायलॉन के कपड़े देखो कितने भारी होते हैं, आप पॉलिस्टर देखो कितने भारी होते हैं, लेकिन आपके रेशम पूरी साड़ी हाथ में ले लो, पूरी साड़ी शरीर पे लपेट लो, पता नहीं चलता। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ना मैं साड़ी की ही क्यों जो है बार बार बराबरी करती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी ही पहनती हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानना भाई कोई लोग। सिसमायरा, ठीक है, का सही रूप क्या है, ठीक है, सिसमायरा का सही रूप क्या है। बहुत लोग सिसमेरा भी बोलते हैं, बहुत लोग सिसमायरा भी बोलते हैं, बहुत लोग सिसमीर भी बोलते हैं, ठीक है, तो एक ही चीज़ है। सिसमायरा का रूप क्या है, सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन, सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ मिल्स एंड एसोसिएशन। तो सिसमायरा का फुल फॉर्म क्या है कि सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड एसोसिएशन। सिसमीरा का क्या है आपका फुल फॉर्म, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल एंड रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ये आपका फुल फॉर्म है। मिल्क नहीं है, मिल्स है, ठीक है। आपके जो ऑप्शन दिया हुआ ना उसमें यूथ में जो आंसर दिया हुआ है उसमें मिल्स की जगह मिल्क लिखा हुआ, उसको आप ये मिल्स की जगह मिल्क लिखा हुआ उसको आप काट लीजिएगा, मिल्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेरीकल्चर निम्न बनाने की है। सेरीकल्चर ऊन, नो नो नो, रेयान ना, क्वायर ना, क्वायर मतलब कोयर, कोयर ऐसा पता है ना, कोयर रेशम हम लोग जब रेशम पढ़ रहे थे तो बताए थे। रेशम आपका सेरीकल्चर है, पीसी कल्चर आपका मछली। अभी एक क्वेश्चन पूछा है एग्रीकल्चर, वो आप मुझे बताएंगे। रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। एरीकल्चर अभी मैंने बोला था, पीसी कल्चर अभी बताया, कॉलोनी कल्चर अभी मैंने बताया, सेरीकल्चर तो आपका सेरीकल्चर रेशम निर्माण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जाता है। अभी पीछे सेम टू सेम क्वेश्चन था, अवशोषक, घोलक, रासायनिक या इनमें से किसी भी द्वारा नहीं। अवशोषक विधि द्वारा अभी हम लोगों ने पढ़ा था विशेष विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नम्र किया जाता है, मतलब कि नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब धागे वागे को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, धागे वागे को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो है रील बनाते हैं। रील बनाने के बाद में क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं, छोड़ते हैं। तो जब फैलाना, छोड़ना, फेंकना होता है तो वो किस में होता है, वो गर्म पानी में डालना होता है, ताकि उसके सारे गोंद क्या हो, छूट जाएं। और सारे गोंद छूटने के बाद में क्या हो, जो है जो नम हो जाए, उसका जो कोकून है वो नम हो जाए। जब उसके गोंद ढीले होंगे तो क्या हो जाएगा, छूटेंगे नहीं, ढीले होंगे। छुड़ाने के लिए तो डिगमिंग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ढीले हो जाएंगे तो ढीले होने के बाद में उसको रील पे मैंने बताया डंडे पर लपेटा जाता है, तो चाहे वो लकड़ी, प्लास्टिक, जैसा भी डंडा हो उस पर। तो थ्रोइंग विधि यही है कि कोकून को तोड़ा, जहाँ वो लगाया है, चिपकाया है पेड़ की डाल पर, उसको तोड़ा और तोड़ के फेंका। थ्रोइंग विथ फेंका, फेंका कहाँ पर, पानी में, ठीक है। मैंने बोला था ना थ्रोइंग, आप फेंक दो, फैला दो, तो कोकून को तोड़ के फेंका पानी में, पानी में नम्र हो गया, नरम हो गया उसके बाद में, ठीक है। रीलिंग, आपकी रीलिंग प्रक्रिया कब होती है, जब जो है कोकून को छुड़ाया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है, छांटा जाता है कोकून को, उसके बाद रीलिंग की जाती है। रीलिंग मतलब कि उसको
देखा जाता है किस में कोकून जिंदा है, किस में कोकून नहीं, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। रीलिंग की जाती है, वो वाली रीलिंग नहीं है रील में लपेटना कोकून को, ठीक है। वो जो है लपेटना वाला दूसरी वाली चीज़ है रीलिंग। रीलिंग मतलब क्या होता है कि कोकून को, आप जो कोकून है उसको आपने निकाला है, निकालने के बाद आपने क्या किया है कि उस जितने कोकून उसको आपने देखा कौन से कोकून जिंदा है, कौन से कोकून नहीं जिंदा है, और उसके बाद में जो जिंदा वाले हैं उसको भी डाल दिया, जो नहीं जिंदा वाले हैं उनको भी। किसी किसी को क्या होता है कि हम लोग उसका तैयार करते हैं नेक्स्ट के लिए, तो उसको लिए छोड़ देते हैं, कोकून को फोड़ के वो बाद में निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका थ्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, अभी सेम टू सेम, मतलब यही छाप के क्वेश्चन था। वेटिंग, सेंफोराइजिंग, टेंटरिंग, तो वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, केराटिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत जो एक जानो कीड़े के कोकून से बनता, जानो मतलब जानता हो, कीड़े के कोकून से बनता है, वो क्या है? ऊन कीड़े से नहीं बनता, सूत कीड़े से नहीं बनता, रेशम रेयान कीड़े से नहीं बनता, ठीक, रेशम बनता है कीड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छपाई की विधि नहीं है? ब्लॉक, स्टेंसिल, बाटिक, रोलर। तो आपके ब्लॉक, स्टेंसिल, बाटिक, रोलर, कौन सी छपाई की विधि नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जो है आपकी बाटिक, ब्लॉक छपाई बिल्कुल आपकी छपाई विधि है, ठीक है। और स्टेंसिल छपाई आपकी क्या है? छपाई विधि है। रोलर के द्वारा भी छपाया जाता है। और बाटिक जो है वो क्या है? बाटिक छपाई भी छपाई विधि है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि कौन सी विधि छपाई की नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो छपाई की ना हो। बाटिक आपको पता है कि सबसे पहली छपाई विधि है, लकड़ी का बट्टा रहता है, उस पर कढ़ाई बनी रहती है, उसको कलर में डुबोया जाता है यहाँ पर, और डुबो के फिर क्या किया जाता है, कपड़े पर, ये कपड़ा है, और कपड़े पर छाप दिया जाता है, जो उसमें कढ़ाई रहती है, जो कढ़ाई है उसको क्या छाप देते हैं। तो ये भी क्या है? छपाई विधि है। तो इसमें क्या है? ब्लॉक भी छपाई विधि है, रोलर भी है, स्टेंसिल भी है, बाटिक भी है। तो इसमें कोई भी छपाई विधि नहीं है, ठीक है। आंसर जरूर आपका दिया है बाटिक छपाई, लेकिन वहाँ पर बाटिक छपाई कला बहुत पुरानी बाटिक छपाई कला है। इस कला का शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा के जावा में हुआ था। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र के नमूने इकट्ठा किए जाते हैं। जिस भाग पर सफ़ेद रखना होता है वहाँ मोम पिघला कर लगा दिया जाता है, जिससे वो जम जाता है और बाद में छूट जाता है। तो जब सारी विधियाँ छपाई की हैं तो किसको नहीं मानेंगे? सब छपाई की विधि हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कच्चे रेशम होता है, केराटिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन होता है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ऊन की मोट की विशेषता को क्या कहा जाता है? माट मतलब जो छोटे छोटे ऊन को चिपका कर बनता है। सियरिंग, सियरिंग ऊन उतारना होता है। कोहेसिवनेस, ऊन को ही आगे प्रोसीजर है उसका, ठीक है। कल मैंने बताया था, 20 बार वो एक ही चीज़ बताना ठीक नहीं लगता, ठीक है। क्रिम्प, क्रिम्प भी मैंने बता रखा है, धारी डालना, उस पर थोड़ा सा जो है सिकुड़न डालना। फेल्टिंग, जमाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। जब आपको ऐसे जैसे ऊन आ गया, अब ऊन को समझने के लिए आपको पीछे वीडियो को जाना पड़ेगा देखने, मैंने बताया है पीछे वीडियो, इसके पहले ऊन था, वहाँ पर जाइए, ठीक है। अब मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करूँगी ना तो टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब, वैसे ही बहुत टाइम का, कितना भी जल्दी करो तो 1 घंटे हो ही जाते हैं। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? जो रेशम को बड़े, सेरिकल्चर बोलते हैं, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालना तथा व्यवस्थापन करना क्या है? सेरिकल्चर है। इसको क्या है कि सहतूत पे इसको पेड़ों पर पाला जाता है, फिर ये अपनी सारी प्रोसीजर करते हैं, फिर इसके बाद उनके इसको छुड़ाया जाता है, शेयरिंग की जाती है, उसके बाद रीलिंग की जाती है, उसके बाद थ्रोइंग की जाती है, उसके बाद में जो है गोद डिगमिंग की जाएगी, फिर उसके बाद में वेटिंग की जाएगी, बहुत परिचर्या है बीच की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। भारत में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो चीन में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना दिन का होता है? लगभग 24 से 30 दिनों का, या
37 से 63 मतलब 37 से 63 दिनों का, 71 से 82 दिनों का, या 90 से 120 दिनों का। तो रेशम का जो जीवन चक्र होता है वो 37 to 63 डेज का होता है। ठीक है, रेशम कीड़ा है, सबको पता है, जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। क्या नाम है? बॉम्बिक्स मोरी। अपने जितना भी जीवन काल होता है 300 से 400 पत्तियां जो है शहतूत की, वो 300 से 400 अंडे शहतूत की पत्तियों पर देता है। ठीक है, तो जो है इसका कुल मतलब एक सक्रिय विधि जो है वो उसका 30 से 40 दिन है, उसके पहले उसका सब जो है पहले का प्रोसीजर होता है। ठीक है, जैसे आपका अंडा है, प्यूपा है, फिर उसके बाद में तब क्या है, कोकून है, कोकून के बाद में मोथ है। तो इसके बीच का जो है वो सारा 37 to 63 दिन का पूरा प्रोसीजर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, एक तंतुक रेशा है, नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो नायलॉन तो मिलाकर बनता है, कपास आपका एक तंतु रेशा नहीं है, इसके अंदर कई आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। रेशम, पॉलिस्टर आपके बनावटी रेशे हैं, और रेशम आपका एक तंतुक रेशा है। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा गलत है? पहला, उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2, ठीक है, H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। क्या सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है 35 का क्या सही है कि जो रेशम होता है ना, इसका जो है तनाव सामर्थ्य जो होता है वो अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसका वस्त्र हल्का होता है। सही है। इसके बाद में इसका गुरुत्व जो होता है वो यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है, और इसका जो गुरुत्व है वो 1.52 होता है। ये तो चलो ठीक है, ये तो एक है, लेकिन यह नमी को जल्दी सोखता है। ठीक है, सही है। अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता। अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक नहीं होता। नमी को सोखता जरूर है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए पहनने में आरामदायक जो है गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में होता है, और सर्दियों में नमी सोखने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो आपके ये दोनों पॉइंट आपके सही नहीं है, ये दोनों पॉइंट आपके सही नहीं है। तो बी और सी दोनों नहीं सही है, दोनों का आंसर सही होना चाहिए। अब आगे आपका मर्जी, आप क्या लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लिलन को, कपास को, रेशम को, या जूट को? तो रेशों का राजा किसे कहा जाता है, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। कभी कभी कपास को कहते हैं, कभी कभी रेशम को कहते हैं। तो वस्त्रों की रानी रेशम को और रेशों का राजा कपास को कहते हैं, इसलिए इसमें आपका रेशों का राजा है तो कपास ही लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर और बी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण को तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, प्यूपा, पूर्ण, कीट। किस चरण में रेशम अपना जो है जीवन चक्र तंतु पैदा करता है? मतलब तंतु मतलब रेशा पैदा करता है रेशम। अंडे में नहीं, डिंबक में नहीं, पूर्ण कीट में नहीं। जब वो जो है आपके प्यूपा अवस्था में रहता है तभी वो क्या करता है, कोकून बनाता है। प्यूपा अवस्था में रहता है तभी क्या करता है, कोकून बनाता है। ठीक है, सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को कौन सा क्रम सही है? अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, या प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, या प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा, या अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? तो सबसे पहले अंडा बनता है। ठीक है, अंडा बनने के बाद में क्या बनता है,
अंडा बनने के बाद में लार्वा बनता है, लार्वा बनने के बाद में क्या बनता है, प्यूपा बनता है, प्यूपा बनने के बाद में क्या होता है, कीड़ा बनता है। प्यूपा ही क्या होता है, आपका कोकून की अवस्था होती है, क्योंकि जब कीड़ा बन जाता है तो वो क्या करता है, कोकून को फोड़कर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। सभी प्राकृतिक तंतु केवल अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु। मैंने बताया प्राकृतिक तंतु सब स्टेपल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेशम नहीं होता। ऊन स्टेपल है, कपास स्टेपल है, लिनन स्टेपल, लेकिन रेशम आपका फिलामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे। तो जब क्षार होता है तो वो गर्म भी होता है, तो उसमें अगर रेशम डालते हैं रेशम घुल जाते। क्यों? क्योंकि रेशम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या होता है, घुल जाएगा। और एक ही प्रोटीन होता है, अगर दो होता तो शायद जम भी जाता। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। तो होता तो हर जगह है, कोलकाता में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, चेन्नई में भी होता है, जो पहले मद्रास बोला जाता था। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक और जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है, मूंगा, लपेटा रेशम, कता हुआ रेशम, अरंडी रेशम। तो मूंगा जंगली है, अरंडी जंगली है, कता हुआ रेशम तो कता हुआ ही रेशम है जो बन चुका हुआ है। लपेटा रेशम क्या है, स्वनिर्मित रेशम नहीं है, लपेटा रेशम वही कोकून को हम लोग लपेटा रेशम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा सही क्रम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा आपका सही अवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या चला गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। तंतु रेशे की बात हो रही है, तो इसमें से तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता मतलब फूल जाता है, प्राकृतिक रूप से फूल जाता है। सूत कपास फूलता है, लेकिन फूल है ही उसका, फूल से रेशा बनता है। ऊन बाल है, वो बढ़ता है। लिनन रेशा है, लेकिन रेशम है, फूलता है। फूलता कैसे है, वो जब कोकून ऐसे बनाता है, अपने रेशे को ऐसे बनाता है, तो ये गोल गोल फूलता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्राकृतिक रूप से क्या होता है, फूलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फूलता या फलता दोनों आप इसको डाल सकते हैं, तो दोनों वही है। अगर फलता है की बात करेंगे तो सूत है, और फूलता है की बात करेंगे तो रेशम है। रेशम की खेती उत्पादन को क्या कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पार्ट आएगा 41 नंबर, जो कि आपका होगा रेयान एवं नायलॉन। आई होप ये काफ़ी लंबा चैप्टर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये होगा, ये 3-4 दिन चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो रेशम की खेती का उत्पादन क्या बोलते हैं हम लोग, आप सबको पता है कि उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सेरीकल्चर, में से कोई नहीं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज के सारे क्वेश्चन खत्म हुए, ये रेशम का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, एरीकल्चर किसको बोलते हैं, एक ये बताएंगे मुझे, और एक बताएंगे आप सिल्वी कल्चर किसको बोलते हैं। जितने लोग पढ़ रहे होंगे, जितने लोग को पता होगा कि हाँ एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो लोग मुझे बताएंगे कि सिल्वी कल्चर और एरीकल्चर क्या होता है। क्वेश्चन है आपका, एरीकल्चर किसे कहते हैं। इसके बाद सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं। कल्चर किसे कहते हैं, ये आपका 2 क्वेश्चन है। बताएंगे नहीं बताएंगे तो फिर मैं तो फ़िलहाल बताऊंगी। ठीक है, तो आपका ये 2 क्वेश्चन है, एरीकल्चर और सिल्वी कल्चर, आपको बताना है क्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।
ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आंसर दीजिएगा। कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का आपको मिलता है जो है लिंक से नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई बात नहीं। आप यही सर्च करेंगे क्या, अपर्णा सिस्टर, APARNA, अपर्णाज सिस्टर, SISTER, सिस्टर्स, अपर्णा सिस्टर। और इसके बाद में TGT PGT नेट, ये आप डालेंगे तो आपका टेलीग्राम आ जाएगा। नहीं तो लिंक है, लिंक से आप ऐड हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ पर आप डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आइसेंट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा और खूब सारा अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।